Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Physical Geography and its importance of class 11th Geography chapter number 1. So this chapter appears in the book entitled Fundamental of Physical Geography. तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये वाला चैप्टर आपकी बुक में है एंड उस बुक का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. द कंटेंट ऑफ द बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इट्स स्कोप. एंड आप अगर जो बुक का कंटेंट है उसमें जाके देखोगे तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि आप इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो. इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ जियोग्राफी. तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम इंपॉर्टेंस समझे इस ब्रांच की, कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर, लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी. लिथोस्फेयर जो है हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर. लिथोस्फेयर मतलब कि लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी, मतलब कि जमीन के ऊपर. लिथोस्फेयर मतलब जमीन वाला जो पूरा एरिया है उसके ऊपर जितने भी फीचर्स आप देखते हो, फिनोमेना देखते हो, वो सब लिथोस्फेयर के अंदर आता है. तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप लिथोस्फेयर पढ़ते हो, एटमॉस्फेयर पढ़ते हो. एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, कंट्रोल्स ऑफ वेदर, वेदर जो है कैसे कंट्रोल होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह के वेदर को चेंज करते हैं, या दिन में ही बहुत सारे वेदर चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन सारी चीजों को अफेक्ट करते हैं. क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ते हैं. हाइड्रोस्फेयर, इसमें पता चलेगा आपको हम पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ओशन, सीज, लेक, एसोसिएटेड फीचर्स विद वाटर रियल्म, तो वो सारी चीजें जो कि पानी से जुड़ी हुई हैं, ओशन, सीज, लेक्स, ये सारी चीजों के बारे में हम हाइड्रोस्फेयर के अंदर पढ़ते हैं. देन बायोस्फेयर, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये लाइफ से जुड़ा हुआ है. तो लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म. तो बायोस्फेयर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है. तो लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि ह्यूमंस के साथ साथ अर्थ पे बाकी जो दूसरे लाइफ फॉर्म्स है उनके बारे में पढ़ते हैं. मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब बड़ा होता है. मैक्रो मतलब बड़ा, तो जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो जो मतलब हमें आंख से भी नहीं दिखते, जो एकदम छोटे माइक्रोस्कोप में जिनको देखना पड़ता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. बट यहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो बड़े हैं, जो आपको नेकेड आई से दिख जाएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनका सस्टेनिंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो अपने हैबिटेट में रहते हैं, किस तरीके से आपस में अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं. तो इन सारी चीजों की स्टडी हम बायोस्फीयर में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारी चीजें आपको बायोस्फीयर में दिखाई देंगी, ठीक है. सॉइल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस. सॉइल जो है वो जिस प्रोसेस से बनती हैं उस प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं. पेडो मतलब होता है सॉइल, जेनेसिस मतलब बर्थ एक तरीके से. तो सॉइल कैसे बनती है उस पूरे प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं. एंड डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक. सॉइल जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पेरेंट रॉक पे. जो एक सॉइल है उसके नीचे किस तरीके की रॉक है, जैसे आप देखोगे डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारे, वहां पे ब्लैक सॉइल आपको देखने मिलती है. उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू हैं वो इग्नियस रॉक से बने हुए हैं. डेक्कन प्लेट्यू ही अपने आप में वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे जिसकी वजह से डेक्कन प्लेट्यू बने. एंड वहां पे जो आपको रॉक दिखाई देंगी वो ब्लैक प्रॉपर इग्नियस रॉक है. एंड इग्नियस रॉक जो है, जब वो उसमें वेदरिंग हुई, बहुत सारा एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक्स का, तो उसकी वजह से जो सॉइल बनी वो कैसी सॉइल बनी, ब्लैक सॉइल. तो जो सॉइल है वो कैसे, किस पे डिपेंड करती है, रॉक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है. अगर कोई रॉक जो है वो आयरन कंटेंट में बहुत ज्यादा रिच है, तो उस रॉक से बनने वाली जो सॉइल होगी उसमें भी आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है. इसके साथ क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, अगर बहुत ही सूखा सा क्लाइमेट होगा तो वहां की जो सॉइल है वो भी सूखी होगी, एकदम ड्राई होगी, एरिड होगी. बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम. अब सॉइल जो है उसमें ह्यूमिड वगैरह देखने मिलता है, ह्यूमिडिटी सॉरी ह्यूमस देखने मिलता है. ह्यूमस जो है वो क्या होता है, जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं. तो सॉइल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमस, वो सॉइल को एनरिच करता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या हो रही है उस पर्टिकुलर जगह पे, कितने पेड़ पौधे हैं, किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स उस
सॉइल में देखने मिल रहे हैं, ये सारी चीजों से भी सॉइल अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। आप सॉइल के बारे में पढ़ोगे। टाइम प्रोवाइड्स मेच्योरिटी टू सॉइल्स एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल जो है वो एक दिन में तो बनती नहीं है, धीरे धीरे बनती है सॉइल, मतलब कि टाइम लगता है, हजारों सालों के बाद जाके आपको आपके सामने जो सॉइल है वो दिखाई देगी। मतलब वो 2 दिन में नहीं बनी है, इट हैज टेकन लॉट ऑफ ईयर्स टू बी इन द प्रेजेंट फॉर्म। एंड टाइम के साथ साथ सॉइल में जो है चेंजेस आते हैं, मेच्योरिटी आती है, एंड सॉइल प्रोफाइल बनती है टाइम की वजह से। मतलब जब आप सॉइल को ऐसे नीचे जाके देखोगे, खोदोगे जमीन को, तो आपको एक प्रॉपर प्रोफाइल देखने मिलेगी, लेयर्स देखने मिलेंगे। नीचे पेरेंट्स रॉक होंगी, फिर ऊपर कुछ कुछ लेयर्स होंगे, एंड सबसे टॉप पे जाके आपकी जो सॉइल है उसका टॉप मोस्ट लेयर देखने मिलेगा जिसमें ह्यूमस वगैरह होता है। तो ये जो प्रोफाइल बनी है ये भी ओवर द पीरियड बनी है। ईच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ऊपर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, लैंड फॉर्म्स, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, एंड सॉइल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। लैंडफॉर्म्स प्रोवाइड द बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज आर लोकेटेड। लैंडफॉर्म्स पे क्या होता है, जो जमीनें हैं उसके ऊपर एक बेस मिलता है ह्यूमंस को अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए। हमारे घर, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह, खेती, सब जो है वो जमीन पे होता है। द प्लेन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जो जमीन है, जो प्लेन्स हैं, जो प्लेन इलाका है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। प्लेट्यूज प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। प्लेट्यूज जो है वो फॉरेस्ट एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड पास्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स एंड आर सोर्सेज ऑफ रिवर्स प्रोवाइडिंग वाटर टू लोलैंड्स। एंड माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स भी किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। एंड लैंड पे ही हमें माउंटेन्स मिलते हैं, एंड ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं, पेस्चर्स, पेस्चर मतलब जो जानवर चारा चरते हैं, फॉरेस्ट, जंगल हमें पहाड़ों पे देखने मिलते हैं बहुत सारे। टूरिस्ट स्पॉट है, माउंटेन्स पे बहुत सारे लोग जो है सीनरी, उनकी जो सीनिक ब्यूटी है उसको लोग देखने जाते हैं। माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं जो कि लो लैंड्स को, मतलब जो नीचे वाले इलाके हैं उनको पानी पहुंचाती हैं। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आर हाउस टाइप्स। जो क्लाइमेट है, जो हम एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ते हैं, वो हमारे हाउस टाइप को अफेक्ट करता है। अगर आपका घर किसी बहुत ही ज्यादा सूखे इलाके में है, जैसे राजस्थान वगैरह में क्या होता है, वहां पे जिस तरीके के घर बनते हैं वो काफी अलग होते हैं। वहां मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं जिससे हीट अंदर नहीं आ पाती। वहीं आप देखोगे जो बारिश वाला इलाका है, मेघालय वगैरह में क्या होता है, घरों के ऊपर इस तरीके से स्लैंटेड रूफ होती है, मतलब ताकि अगर बारिश आएगी तो पानी ऐसे गिर जाए। और जो बारिश वाले इलाके हैं उनमें आपको देखने मिलेगा जमीन से, जैसे अगर नीचे जो जमीन है वो ये है, ये अगर जमीन है तो वो क्या करते हैं, वो लकड़ियों का इस्तेमाल करके, लकड़ी ऐसे ऊपर लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एंड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपना घर बनाएंगे। तो हम किस तरीके के क्लाइमेट में रह रहे हैं उससे हमारे घर जो है वो अफेक्ट होते हैं, हमारी क्लोथिंग अफेक्ट होती है, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या हमारा खाना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होती हैं। क्लाइमेट हैज प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन वेजिटेशन, क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक, फार्मिंग एंड सम इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो क्लाइमेट का बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है हमारे वेजिटेशन पे, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा जो है वो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही उगता है। हर एक पौधा आप हर एक जगह नहीं लगा सकते। जैसे आप देखोगे सेब वगैरह जो है वो ठंडे इलाकों में मिलते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों सेब का पेड़ जो है आप राजस्थान में नहीं लगाते, क्योंकि हर एक जो पौधा है उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें वो उग पाता है। तो क्लाइमेट जो है वो वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी तो वेजिटेशन ही है, हम पौधे ही तो उगाते हैं जब फसल उगाते हैं। तो हर जगह पे हर तरीके की क्रॉप नहीं उग सकती, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। लाइव स्टॉक, हर तरीके के जानवर आपको हर जगह नहीं देखने मिलेंगे। जैसे आप देखोगे लद्दाख वगैरह में आपको याक दिखेगा, ठीक है। वहीं आप देखोगे जो राजस्थान वगैरह है वहां भेड़ होंगी, कैमल होगा वहां पे। आप नॉर्दर्न जो इलाके हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब, वहां पे आपको गाय भैंस देखने मिलेंगी। तो हर एक जगह जो है वहां पे सेम तरीके का एनिमल आपको नहीं देखने मिलेगा, लाइव स्टॉक नहीं देखने मिलेगा। तो ये चीज क्लाइमेट से अफेक्ट होती है। इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं, अगेन सारी इंडस्ट्रीज एक जगह आपको नहीं देखने मिलती हैं। जैसे आप जूट इंडस्ट्री देखोगे तो जूट इंडस्ट्री जो है वो हमारा जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे स्टैब्लिश्ड है, बंगाल वाले इलाके में जूट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जूट जो है उसके लिए सूटेबल कंडीशन बंगाल में वहां पे मिलती है। एंड क्योंकि जूट वहां पे उगता है, रॉ मटेरियल वहां मिल रहा है, तो आपको वहां पे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो भी बंगाल में ही देखने मिलेंगी।
इसी तरीके से कॉफी वगैरह आप देखोगे तो वो सदर्न इंडिया में पाई जाती है, तो कॉफी की जो इंडस्ट्रीज है वो आपको वहां देखने मिलेंगी। कॉटन इंडस्ट्रीज आपको वेस्टर्न रीजन में देखने मिलेंगी, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पे कॉटन बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो कॉटन का एक्सपोर्ट होता है, उन सारी चीजों के लिए वेस्टर्न जो इंडिया है वो काफी सूटेबल है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं कॉटन के लिए। तो मतलब फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो है वो क्लाइमेट से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं। उस जगह के जो अलग अलग जियोग्राफिक फैक्टर्स हैं उनसे अफेक्ट होती हैं। Human beings have developed technologies which modify climatic elements in a restricted space such as air conditioners and coolers. अब humans ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं जिससे वो अपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एयर कंडीशनर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब किसी छोटे से इलाके में वो क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। एयर कंडीशनर्स क्या होते हैं, आप अपने रूम में एसी लगा लेते हो और रूम का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। किसी जगह पे कितना टेम्परेचर है, कितनी प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब जब आसमान से पानी किसी भी फॉर्म में आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर रेन, हेल, स्लीट, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेसिपिटेशन के अंदर आ जाती हैं। स्नो जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट है या एक टाइप है। रेन प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें जो है वो क्या डिसाइड करती हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके का फॉरेस्ट होने वाला है, किस तरीके की ग्रासलैंड होने वाले हैं। इन इंडिया मॉनसून रेनफॉल सेट्स द एग्रीकल्चर रिदम इन मोशन। इंडिया में क्या होता है, जो मॉनसून रेनफॉल आती है, जो साउथ वेस्टर्न विंड्स मॉनसून लेके आती हैं, उससे इंडिया में एग्रीकल्चर रिदम एक तरीके से सेट होती है। तब लोग अपनी फसल वगैरह लगाना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जब विंटर मॉनसून आता है, तो विंटर मॉनसून मतलब जब नवंबर दिसंबर वाले टाइम पे जब बारिश होती है, जो तमिलनाडु वाले इलाके में वहां पे बारिश होती है, तो उससे उस इलाके में आपको खेती अफेक्ट होती दिखेगी। तो इंडिया में मॉनसून इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Precipitation recharges the groundwater aquifers which later provides water for agriculture and domestic use. जो precipitation होती है उससे ground water aquifers recharge होते हैं। मतलब जमीन में क्या होता है, aquifers हैं। जैसे आपकी अगेन ये जमीन है, अगर इसके नीचे आपको क्या देखने मिलेंगे, जैसे रॉक वगैरह होगी, ठीक है, एंड इन पत्थरों के बीच में आपको कुछ पानी दिखाई देगा। ये पानी जमीन के अंदर स्टोर है। तो जब बारिश होगी, जब प्रेसिपिटेशन होगी, तो इस जमीन के थ्रू सीप करके धीरे धीरे पानी जो है इन एक्यूफायर तक पहुंच जाएगा और इनको रिचार्ज करेगा, इन एक्यूफायर्स में पानी भरेगा। और जब ये एक्यूफायर्स रिचार्ज होंगे तो उससे क्या होगा, बाद में इस पानी को जमीन से निकाल के खेती के लिए यूज किया जा सकता है, डोमेस्टिक यूज के जो है वो किया जा सकता है। वी स्टडी ओशियंस विच आर दी स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। हम ओशियंस को पढ़ते हैं, एंड ओशियंस जो है वो खुद अपने आप में रिसोर्सेज का स्टोर हाउस है। बहुत सारे मिनरल्स हमें ओशन से मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो सी फूड हैं वो ओशन से मिलते हैं। हम ओशन से एनर्जी बनाते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी वगैरह है वो हमें ओशन से मिलती है। तो ओशंस जो है वो स्टोर हाउस है रिसोर्सेज का। बिसाइड्स फिश एंड अदर सी फूड, ओशंस आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। तो फिश, सी फूड के साथ साथ ओशंस में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें जो हैं वो ओशन बेड में काफी ज्यादा मिलती हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्टिंग मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम ओशनिक बेड। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इंडिया ने टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो ओशियन बेड पे, मतलब जो समुद्र तल है उसके नीचे जो मैंगनीज नोड्यूल्स हैं उनको कलेक्ट कर सकता है, मतलब मैंगनीज को निकाल सकते हैं ओशियन बेड से टेक्नोलॉजी की मदद से। सॉइल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सॉइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे कोई नदी बह रही है, तो कुछ इस तरीके से मान लो नदी है, ये बीच में नदी है, ठीक है। अब नदी कभी कभी क्या करती है, ओवरफ्लो कर जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है। जब नदी में बाढ़ आती है तो ये नदी का पानी अपने इस बेड से निकल के क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब नदी अपने साथ बहुत सारे सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजें जो है वो लेके चलती है। बहुत सारा लोड नदी के पानी के साथ चलता है। तो जब नदी में बाढ़ आती है तो अपने साथ वो अपना लोड जो है वो साइड में जमा कर देती है। नदी में जब बाढ़ आई तो साइड में जमीन पे जो पानी गया, इस पानी के साथ साथ मिट्टी वगैरह गई, ठीक है। एंड क्या हुआ कि बाढ़ का पानी जब वापस आया, पहले
बाढ़ का पानी ऐसे गया, बट धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगता है एंड बाढ़ का पानी वापस जाने लगता है। कुछ पानी जमीन सोख लेती है, कुछ पानी वापस रिट्रीट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे एक लेयर दिखाई देगा, यहाँ पे एक लेयर जो है वो जम जाता है, यहाँ पे कीचड़ मिट्टी का एक लेयर जम जाएगा। एंड ये लेयर क्या है, ये सॉइल है। तो हर साल अगर बाढ़ आ रही है तो इससे क्या हो रहा है, हर साल इस जगह की जो सॉइल है वो रिन्यू हो रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सॉइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। एंड किसी भी पर्टिकुलर जगह की जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके 100 सालों में, 1000 सालों में नई होती जाती है। एंड बहुत ही, अगर जल्दी में देखें तो जो नदी के आसपास वाले इलाके होते हैं उनमें तो मान लो हर साल सॉइल रिन्यू होती है, विच इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सॉइल जो है उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सॉइल पे डिपेंड करती हैं। So the fertility of the soil is both naturally determined and culturally induced। अब किसी जगह की जो जमीन है, जो सॉइल है, वो उसकी फर्टिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचुरली डिटरमाइंड होती है। वो सॉइल जो है किस बेड रॉक से बनी है, किस पेरेंट रॉक से बनी है, उसमें किस तरीके के एनिमल्स, किस तरीके के प्लांट्स रहते हैं, वो उसकी फर्टिलिटी को डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ कल्चरली इंड्यूस होती है, उस जगह पे आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, वो किस तरीके से उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट होती हैं, सॉइल जो है इन चीजों से अफेक्ट होती है। सॉइल्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर द बायोस्फीयर अकोमोडेटिंग प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो है वो बायोस्फीयर को अकोमोडेट करती हैं। सॉइल पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिलेंगे। तो अभी तक हमने अलग अलग जो चीजें हैं उनका एग्जांपल लिया, मेनली हमने सॉइल का एग्जांपल लिया और उसकी इंपॉर्टेंस समझी कि सॉइल किस तरीके से हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हमने वाटर देखा कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लैंडफॉर्म्स जो हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन्हीं चीजों को तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक तरीके से व्हाट इज ज्योग्राफी का सेक्शन दिया हुआ है, हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार इसको पढ़ते हैं। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन, अर्थ की डिस्क्रिप्शन देना, अर्थ पे क्या है, कैसे है, किस लिए है, किस लिए आ जाता है एक्सप्लेनेशन में, क्या है डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है क्यों है, किस लिए है। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह की, मतलब ज्योग्राफी मतलब क्या हो गया, अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों है, एंड उनका एरियल डिफरेंशिएशन। अर्थ पे सारी चीजें सेम तो है नहीं, जो अलग अलग हिस्से हैं अर्थ पे उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये रिचर्ड हार्टशॉर्न जो है उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। हेटनर ने एक और डेफिनेशन दी है, वो लिखा है ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी क्या करती है, अलग अलग जगह पे होने वाले जो फिनोमेना हैं उनको स्टडी करती है। एंड एक जगह पे होने वाला फिनोमेना जो है वो दूसरे जगह पे अफेक्ट डालता है, रिलेट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में क्या होता है, कभी कभी जैसे न्यूज में आता है कि पहाड़ों पे इस बार, जैसे नॉर्दर्न इलाके में ये न्यूज आती है कि इस बार पहाड़ों पे, हिमालयास पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, इसीलिए जो इलाके हैं, जो नीचे वाले इलाके हैं, फुट हिल्स हैं, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश का जो फुट हिल्स है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तो देखो फिनोमेना हुआ हिमालयास पे, बारिश पड़ी, स्नो, बर्फ पड़ी हिमालयास पे, बट उसका असर किस पे देखने मिल रहा है, दूसरे पार्ट पे। तो ज्योग्राफी क्या है, वो अलग अलग जगह पे होने वाले फिनोमेना के डिफरेंसेस को पढ़ती है और ये देखती है कि एक फिनोमेना दूसरे जगह के साथ कैसे रिलेट है, ये चीजें एक दूसरे के ऊपर कैसे अफेक्ट डाल रही हैं, ये चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब वापस हम कंटिन्यू करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब धीरे धीरे करके फिजिकल ज्योग्राफी को एक ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे सब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को इवेल्युएट कर रहे हैं। जितनी भी चीजें अभी हमने इसमें देखी, हमने एटमॉस्फेयर की बात की, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, सॉइल, ये सारी चीजें वो हैं जो कि एक तरीके से हमारे लिए रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, इनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो इनको इवेल्युएट करना, इनको जानना, इनको समझना एंड मैनेज करना, क्योंकि हम इनका अगर रेकलेसली यूज करते जाएंगे, बिना सोचे समझे अगर हम इनको यूज करते जाएंगे तो ये रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज को समझते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारी चीजें करने के लिए, इवैल्यूएट एंड मैनेज करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम
फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, बहुत ही महीन रिलेशनशिप है, बहुत ही एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, इसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज एंड इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट हमें क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके। एक्सेलरेटेड पेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड। अब जिस तेजी से हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, ये जो यूज है वो और ज्यादा तेज हो चुका है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है दुनिया में। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है कि ये जो रिसोर्सेज है वो अपने आप को रिन्यू या रिप्लेनिश बहुत धीरे करते हैं एंड हम इनको बहुत ही तेजी से निकालते जा रहे हैं। तो इनके रिन्यू होने का जो रेट है वो काफी स्लो है। इनके यूटिलाइजेशन के रेट से, हम जिस लेवल पे इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तेजी से इनको यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा तेज है, और जिस लेवल से, जिस स्पीड से ये रिन्यू हो रहे हैं, रिप्लेनिश हो रहे हैं, वो बहुत स्लो है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। हैंस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को समझे कि क्या है, कैसे बना है। मतलब हमने जब सॉइल के बारे में स्टडी की तभी तो हमें पता चला कि अच्छा, सॉइल जो है कुछ जगह पे बहुत जल्दी रिन्यू हो जाती है, कुछ जगह पे जो सॉइल है वो बहुत साल लेती है, हजारों साल ले लेती है रिन्यू होने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, जब हमने चीजों को पढ़ा, समझा, जब हमने इस सब्जेक्ट में डीप डाउन डेल्व किया, तब जाके हमें समझ आया। एंड उन जगहों की जो सॉइल है उसको हमें बचाने की जरूरत है जहां पे सॉइल बहुत सालों में रिप्लेनिश होती है, जहां पे कहीं बारिश वगैरह नहीं होती, उस सॉइल को हमें बचाना है, उसको और फर्टाइल बनाने की कोशिश करनी है, उसको पानी देके, उसको जो इरिगेशन फैसिलिटीज है अगर वो हम प्रोवाइड करा दें तो वो सॉइल जो है पौधे को सपोर्ट कर सकती है। ये सारी चीजें हमें कैसे समझ आ रही हैं, जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है या अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को जानना भी जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज को समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो इसमें हमने काफी सारे एग्जाम्पल लिए, सॉइल का एग्जाम्पल लिया, लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह कैसे हमें हेल्प कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज कैसे हमें हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, ये आपको पता ही है। तो इनके बारे में समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम इनको कंजर्व कर पाए, और इनकी इन जनरल बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है इन सभी चीजों पे डिपेंड करती है। तो आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंस है आपको अच्छे से समझ आई होगी कि क्यों हमें ज्योग्राफी पढ़नी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है।